फिर से खतरे का सायरन बज रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप बिना संसद की मंजूरी के, मतलब अमेरिका की संसद की मंजूरी के, ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले? क्या अगले कुछ घंटों में पश्चिमी एशिया में फिर से बारूद बरसने वाला है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान पर फिर से अटैक का मूड बना चुके हैं, ईरान भी इंतकाम की आग में धधक रहा है। दोनों तरफ से धमकियों का बवंडर उठ रहा है। दोनों ही देश ना झुकने को तैयार और ना पीछे हटने को। ऐसे में आशंका बढ़ती जा रही है कि क्या एक बार फिर से बम बारूद के धमाकों से मिडिल ईस्ट गूंजने वाला है। सवाल यह भी कि क्या अमेरिका का वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 महज एक दिखावा साबित होगा, क्योंकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस जंग के लिए किसी भी तरह की कोई मंजूरी नहीं चाहिए। तो क्या अमेरिका में ट्रंप का दबदबा कानून से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे, आपके सामने विश्लेषण रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने ईरान को पागल क्यों कह दिया है। लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखकर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि ट्रंप को लगता है कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। शायद उन्हें यह लगता है कि वो ही पूरी दुनिया के मालिक, तभी तो वो अमेरिकी कानून तक को कुछ नहीं समझते। उनके मुताबिक अमेरिकी कानून वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता अमेरिका में। ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए संसद की कोई मंजूरी नहीं चाहिए। उन्होंने हवाला दिया कि जो वो अब कर रहे हैं वो पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति कर चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर ये बता देते हैं कि आखिर कब कब और किस किस राष्ट्रपति ने अमेरिका के इस कानून की धज्जियां उड़ाई और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं। ये जो वॉर पावर रेजोल्यूशन अमेरिका में बड़े शान शौकत के साथ पास किया गया था, वो रेजोल्यूशन क्यों सिर्फ एक दिखावा है, मैं आपको बताता हूं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का आता है। ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी के तहत 25 अक्टूबर 1983 को कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र ग्रेनाडा पर उन्होंने हमला किया था। ग्रेनाडा में राजनीतिक अस्थिरता और वहां की मार्क्सवादी सरकार की ओर से अमेरिकी नागरिकों, विशेषकर मेडिकल छात्रों के लिए खतरे को देखते हुए यह हमला किया गया। इस दौरान रोनाल्ड रेगन ने बिना कांग्रेस की अनुमति के ग्रेनाडा में हमला किया था। उन्होंने सैनिक भेजे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने WPR यानी कि वॉर पावर रेजोल्यूशन लागू करने की कोशिश की। लेकिन तब तक यह कार्रवाई खत्म हो चुकी थी। मतलब वो जो वॉर पावर रेजोल्यूशन WPR है, उसकी कोई वैल्यू उस वक्त नजर नहीं आई। इस लिस्ट में दूसरा नाम अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश का आता है। इन जनाब ने भी ऑपरेशन जस्ट कॉज के तहत 20 दिसंबर 1989 को पनामा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस हमले का मकसद पनामा में सैन्य तानाशाह जनरल मैनुअल नोरिगा को सत्ता से हटाना था, उन्हें ड्रग तस्करी के आरोपों में अमेरिका लाना था। इस दौरान बुश ने बिना संसद की मंजूरी के 27,000 सैनिक जंग में उतार दिए थे। हालांकि इसके बाद नोरिगा ने सरेंडर कर दिया था, उन्हें अमेरिका में सजा सुनाई गई। लेकिन इस हमले में 23 अमेरिकी सैनिक और सैकड़ों पनामा के नागरिक मारे गए थे। फिर 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी इसी लिस्ट में जुड़ जाता है। इस लिस्ट में वो इसलिए शामिल है क्योंकि ऑपरेशन अलाइड फोर्स के तहत कोसोवो पर उन्होंने बमबारी की थी। 24 मार्च 1999 से 10 जून 1999 तक ये 78 दिनों तक जंग चली, यानी कि 60 दिन की सीमा WPR वाली वो पार हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके अलावा बुश ने ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी के तहत 1994 में हैती पर भी बारूद झोंक दिया था और यह जंग करीब 6 महीने तक चली थी, वो भी बिना संसद की मंजूरी। इसके अलावा इराक, बोस्निया, सूडान, इन तमाम देशों के खिलाफ भी कार्रवाई के दौरान बिल क्लिंटन ने वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 की जमकर अनदेखी की। बिल क्लिंटन के अलावा बराक ओबामा भी इस लिस्ट में आते हैं। ओबामा ने ऑपरेशन ओडिसे डॉन यूनिफाइड प्रोटेक्टर के तहत साल 2011 में लीबिया के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस दौरान भी 20 मई 2011 को 60 दिन की डेडलाइन WPR की पार हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से सपोर्ट, रिफ्यूलिंग, सर्विलांस लगातार जारी रहा। कांग्रेस ने रिव्यू प्रस्ताव पास किया, लेकिन कोई लीगल स्टॉपेज नहीं था, यानी कि यहां पर भी WPR का जमकर मखौल उड़ाया गया। लिस्ट में अगला नाम प्रेसिडेंट ट्रंप का आता है। ट्रंप साहब पहले भी इस अमेरिकी कानून की धज्जियां उड़ा चुके हैं। साल 2017 में अमेरिका ने होम्स के पास शायरत हवाई अड्डे पर 59 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी थी। यह कार्रवाई खान शेखून के रासायनिक हमले के जवाब में थी, जिसे असद शासन के खिलाफ पहली प्रत्यक्ष अमेरिकी कार्रवाई को बताया गया था। इस दौरान संसद को इन हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, यानी कि यहां पर भी WPR को पूरी तरह से तार-तार किया गया। मतलब
अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा करते आए हैं और अगर इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं फिर WPR को नहीं मानता, तो ये कुछ नया नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम एक्शन नहीं लेते तो ईरान के पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट, यूरोप तबाह हो जाते। ट्रंप कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया। फ्लोरिडा में कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। न्यूक्लियर जैसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप कब डांस कर सकते हैं ये किसी को नहीं पता, पर उन्होंने डांस कैसा किया, हो सकता है कई डांस लवर उन्हें अच्छे नंबर भी दे दें इसके। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं होता दिखता। ईरान अब भी दावा कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा उसी का है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने अमेरिकी संसद को जानकारी दी कि ईरान युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ से आ रहे बयानों से ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया। ईरान क्या कह रहा है मैं आपको यह बताता हूं। ईरान कह रहा है कि जंग फिर से छिड़ सकती है। IRGC से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर के मुताबिक संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं, जंग वाले हालात हो सकते हैं। और क्यों, इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो IRGC के इंस्पेक्टर है वो कह रहे हैं कि अमेरिका का पहला मकसद तेल की कीमतों को गिरने से रोकना है और दूसरा मकसद उन समस्याओं से बाहर निकलना जो उसने खुद पैदा की। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यह ईरान का वर्जन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियों पर धमकियां देते जा रहे हैं। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो अमेरिका के साथ फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी भरी भाषा को बंद करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों को मौजूदा हालात की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान यह युद्ध शुरू नहीं कर रहा था और उसकी सेना किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। ईरान के प्रमुख अखबार शरक ने लिखा है कि सरकार को हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की बनाई जा रही छवि का जवाब देना चाहिए। इस अखबार के मुताबिक अमेरिका दुनिया के सामने ईरान को एक आक्रामक और टकराव चाहने वाला देश के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अखबार ने लिखा कि ईरान को पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए यह साफ करना चाहिए कि वो ना तो जंग चाहता है और ना ही हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की कोई योजना ईरान की है। आगे अखबार लिखता है कि कूटनीति के जरिए युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। इधर युद्ध के बीच ईरान की ओर से वार्ता की कमान संभाले उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची घर में ही घिर गए। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और स्पीकर गालिबाफ विदेश मंत्री को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि अरागची राष्ट्रपति को दरकिनार करके सीधे IRGC के निर्देशों पर अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अरागची कई फैसले पेजेश्कियान को बिना बताए ले रहे हैं और इसी बात से राष्ट्रपति नाराज हैं और अरागची को हटाने की बातें, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं ईरान के अंदर। इधर अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी के सामने ईरान की रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब जवाबी कदम तलाशने में जुटा हुआ है क्योंकि उसकी तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान लंबे समय से समुद्री रास्ते में बाधा डालने और प्रतिबंधों से बचने की रणनीति अपनाता रहा है, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी ने इस मॉडल की कमजोरियों को उजागर कर दिया। खासकर चीन जैसे बड़े खरीदारों तक ईरानी तेल पहुंचना इस वक्त बहुत मुश्किल है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और यही वजह है कि ईरान अब बातचीत की टेबल पर वापस आना चाहता है, लेकिन वो शर्तों की ढील के लिए तैयार नहीं। मतलब अमेरिका सब अपनी बातों को थोपकर ईरान को बैकफुट पर ले आए, ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो ईरान के विदेश मंत्री रूस से लेकर ओमान तक के चक्कर लगा रहे हैं। वो भारत के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में कोई लीडर